हेलो दोस्तों, लीगल एडवाइस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे जब पत्नी पति के ऊपर झूठे केस लगा देती है या पति के घर वालों के ऊपर झूठे केस लगा देती है, तो ऐसी स्थिति में आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर दोस्तों आप ज़्यादा पत्नी से डरेंगे, पत्नी के केसों से डरेंगे, तो आपको ज़्यादा डराया जाएगा, आप मेंटली कुछ परेशान हो जाएंगे और ऐसी स्थिति में आपके सामने एक स्थिति ऐसी बन जाती है जब आप ये सोचने लग जाते हैं कि मुझे कैसे भी करके और पत्नी से सेटलमेंट करना है। पत्नी जितना भी पैसे मेरे से मांगती है, वह 5 लाख रुपए मांगे, 10 लाख रुपए मांगे, 50 लाख रुपए मांगे, मेरे को पत्नी से सेटलमेंट करना है। तो दोस्तों, ये आपकी सोच रहती है कि पत्नी ने आपके ऊपर केस कर दिया तो ऐसे कंडीशन में आप केस नहीं जीत सकते, क्योंकि भारतीय कानून के अंतर्गत ये कहीं पर भी नहीं लिखा गया है कि एक तरफा कहीं पर किसी के मामले के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी या उसके पक्ष में निर्णय दिया जाएगा। हालांकि बहुत से ऐसे केस देखे जाते हैं जहां पर पति के खिलाफ जजमेंट्स पारित किए जाते हैं। उनका एक विशेष रीज़न रहता है कि जब पत्नी आपके ऊपर एलिगेशंस लगाती है, आपकी पत्नी आपके घर को छोड़कर गई है, ना कोई रीज़न था, ना कोई कारण था, कोई छोटा मोटा इश्यू हो सकता है, उसके चलते हुए पत्नी आपके घर को छोड़कर चली गई, ससुराल को छोड़कर चली गई। उसके बाद वो मायके में रहने लग गए। मायके में रहने के बाद वो अपने भाइयों की सलाह में, अपने रिश्तेदारों की सलाह में वो जाकर केस आपके ऊपर कर देती है। तो ऐसी कंडीशन में बाद में जाकर मामला इतना बढ़ जाता है कि एक बार पत्नी के द्वारा केस करने के बाद जो मन में विचार आता है कि अब पत्नी को रखना नहीं है, जो आपके विचार आते हैं दोस्तों, मैं उन विचारों का मैं सम्मान करता हूं कि जो पत्नी आपके खिलाफ जाकर पुलिस स्टेशन में या कोर्ट में जाकर आपके ऊपर केस कर देती है, झूठे झूठे एलिगेशंस आपके ऊपर लगा देती है, दहेज के एलिगेशंस आपके ऊपर लगा देती है, आपके परिवार वालों के, आपके पिता हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, आपका जीजा हो सकता है, आपका फूफा हो सकता है, उन व्यक्तियों के ऊपर भी छेड़छाड़ का और बलात्कार जैसे गंभीर आरोप पत्नी के द्वारा लगा दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि अधिकतर मामलों में बिना किसी रीजन के गई हुई पत्नी जो रहती है, वह हो सकता है कि दूसरे व्यक्तियों की बहकाव में आकर उसने आपके ऊपर केस कर दिया हो। लेकिन आपको एक विशेष चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई ऐसी पत्नी है जो चरित्रहीन नहीं है, वह किसी छोटी मोटी लड़ाई के कारण या किसी इशू के कारण अगर आपको छोड़कर गई है, तो आपको प्रयास करना चाहिए कि वो उस पत्नी को वापस अपने घर पर आप लेकर आए। अगर आपकी बात नहीं बनती है, आप पत्नी को वापस लाने में असक्षम रहते हैं और आपको लगता है कि अब आपकी पत्नी आपके पास आने वाली नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आपको मन में एक कठोर विश्वास ये रख लेना चाहिए कि अब आपकी पत्नी आपके पास नहीं आ रही है, तो इसका मतलब वह आपके ऊपर केस लगाना चाहती है या केस लगाने वाली है। क्योंकि आभास हो जाता है कि कोई पत्नी बार बार आपको धमकियां दे रही है, बार बार आपको ये परेशान कर रही है कि मुझे मेंटेनेंस चाहिए, मैं मेंटेनेंस लूँगी आपसे, मैं आपको जेल भिजवा दूंगी। तो ऐसी कंडीशन में आपको पहले से जागरूक होने की आवश्यकता है। जब नई नई शादी होती है या कुछ वर्ष शादी के निकल जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो पत्नी आपके साथ नहीं रहना चाहती है या वो कहीं दूसरी जगह पर जाना चाहती है, तो ऐसी पत्नी आपको परेशान करने लग जाती है, लड़ाई झगड़ा घर में स्टार्ट कर देती है, घर में क्लेश पैदा कर देती है। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों आपको पहले से संभालने की आवश्यकता है कि आप घर पर सीसीटीवी कैमराज लगाए या कोई एविडेंस ऐसे कलेक्ट करें जिससे कि अगर बाद में जाकर आपकी पत्नी के द्वारा आपके ऊपर कोई आरोप लगाए जाते हैं, कोई एलिगेशंस लगाए जाते हैं, तो आप उनका सतर्कतापूर्वक आप उन केसों को जीत सकते हैं। और दोस्तों, जो भारतीय कानून है, जहाँ पर लॉ की व्यवस्था है, लॉ की व्यवस्था के अंतर्गत दोस्तों किसी भी केस को जीतने के लिए आपके पास एविडेंस होना अनिवार्य है। अगर आपके पास एविडेंस है, आप अगर जो एलिगेशंस आपके ऊपर लगाए गए हैं उन एलिगेशंस को आप झूठा साबित कर देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में निर्णय आपके पक्ष में 100% आता है। लेकिन आपकी पत्नी के द्वारा, उदाहरण के लिए मानो कि आपकी पत्नी के द्वारा आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस लगा दिया गया कि मेरे को भरण पोषण की राशि मेरे को लेनी है, और इस एवज में आप ना कोई न्यायालय के समक्ष कोई ऐसे एविडेंस प्रस्तुत कर सके कि आपकी पत्नी घर को छोड़कर बिना कारण गई हुई है, आपकी पत्नी कहीं दूसरी जगह पर जॉब कर रही है, पति बेरोजगार है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप कोर्ट के समक्ष इन बातों को अगर पेश नहीं करते हैं, इन बातों का आप खिलाफत नहीं करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपके ऊपर मेंटेनेंस बांध दिया जाता है। इसके विपरीत बात करें कि कोई 490 का मामला हो या डोमेस्टिक वायलेंस का मामला हो, घरेलू हिंसा का मामला हो, तो ऐसे मामलों में भी
आपके पास एविडेंस होना अनिवार्य है। इसी वजह से हम सभी लोगों को गाइड करते हैं कि अगर आपके बीच में कुछ इश्यूज चलते रहते हैं या आपकी शादी होने के बाद अगर आपकी जो दिनचर्या है वो दिनचर्या अच्छे से नहीं चल रही, आपके पति पत्नी का रिश्ता अच्छे से नहीं चल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप सीसीटीवी कैमरे का सहारा आप जरूर लें। अगर आपके पास सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था नहीं है तो आजकल हर एक व्यक्ति के पास एंड्रॉयड मोबाइल उपलब्ध है। अगर कोई ऐसी हरकत होती है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है, पत्नी के घर वाले आते हैं, धमकियाँ देते हैं, मारने की धमकी देते हैं, केस में फंसाने की धमकी देते हैं, या आपकी पत्नी घर को छोड़कर जा रही है जिस पर आप किसी प्रकार से आप दोष आपके ऊपर नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आपको मोबाइल का सहारा लेना चाहिए, आपको वीडियो बना लेनी चाहिए जिससे कि स्पष्ट रूप से ये लग सके कि जब पत्नी घर को छोड़कर गई हुई थी तब वह बिल्कुल इस आधार पर गई थी कि ना किसी प्रकार की कोई गलती थी, ना कोई लड़ाई झगड़ा था। और अगर आपकी पत्नी आपके घर से सामान लेकर जाती है, कोई जेवरात लेकर जाती है, कोई स्त्री धन का सामान लेकर जाती है, तो उसकी भी आपको एक तरह से देखा जाए तो वीडियो अच्छे से बना लेनी चाहिए जिससे कि आगे जाकर आपको ये वीडियो काम आ सके। क्योंकि जो पत्नी बार बार रूठ कर अपने मायके में जाती है वो पत्नी कहीं ना कहीं जाकर आपको बाद में जाकर परेशान करने वाली है, टॉर्चर करने वाली है। दोस्तों, आपका यहाँ पर सतर्क रहना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आज की वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल और केवल ये है दोस्तों कि आपको इस गलतफहमी में नहीं रहना है कि आपके ऊपर लगाए गए जो केस है उन केसों में आपकी हार होगी, आपकी हार हो जाती है या आप उनमें दोष सिद्ध अगर आपका हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में आप पत्नी के ऊपर उल्टा काउंटर केस कर सकते हैं। आप पत्नी को सबक सिखा सकते हैं, पत्नी के साथ साथ आप पत्नी के घर वालों को भी आप सबक सिखा सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि जहां पर अगर कोई पत्नी झूठे एफआईआर दर्ज करवा देती है, कोई 498 का मामला हो, डोमेस्टिक वायलेंस का मामला हो, तो ऐसे मामलों के अंतर्गत आपको अपने आप को दोष सिद्ध यहाँ पर करना पड़ता है। और यहाँ पर अगर आपके पास एविडेंस नहीं है और पत्नी के पास भी एविडेंस नहीं है तो ऐसी कंडीशन में फिर यहाँ पर कार्यवाही पति के खिलाफ स्टार्ट कर दी जाती है। क्योंकि जहाँ पर आपके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, अगर उन आरोपों को सिद्ध करने के लिए आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई गवाह नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में जो कार्यवाही चलती है वो पति के खिलाफ कार्यवाही यहाँ पर शुरू हो जाती है। दोस्तों, अगर मैं काउंटर केसों की बात करूं कि अगर आपकी पत्नी के द्वारा आपके ऊपर कोई केस लगाए गए हैं, झूठे आरोप लगाए गए हैं, आप उन आरोपों में से आप दोष सिद्ध अगर अपने आप को कर लेते हैं या आपका केस ट्रायल कोर्ट में चल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप अपनी पत्नी के ऊपर केस दर्ज आप करवा सकते हैं, पत्नी के घर वालों के ऊपर भी आप केस दर्ज करवा सकते हैं। दोस्तों, बहुत से मामलों में देखा जाता है कि आपकी पत्नी जो रहती है, जो पत्नियाँ जो रहती है, वो पत्नियां कोर्ट के समक्ष जाती है और झूठे आरोप लगाती है, झूठे एविडेंस कोर्ट के समक्ष पेश करती है, तो ऐसे कंडीशन में आप उस महिला के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। क्योंकि आईपीसी का सेक्शन 211 कहता है कि अगर कोई भी झूठे आरोप लगा रहा है, आपकी छवि को धूलित कर रहा है, तो ऐसे मामलों के अंतर्गत आईपीसी का सेक्शन 211 कहता है कि 7 वर्ष तक की सजा प्लस यहाँ पर जुर्माने का प्रावधान है। जहाँ पर आपके केस दर्ज हो रहा है, जहाँ पर आपका केस चल रहा है, जहाँ पर आपके केस का निपटारा हो चुका है, वहाँ पर जाकर आपको एफआईआर आपकी पत्नी के खिलाफ और पत्नी के घर वालों के खिलाफ आपको एफआईआर करवानी है और एविडेंस भी यहाँ पर आपको पेश करने हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर यहाँ पर दहेज उत्पीड़न का मामला बहुत ज़्यादा सामने आता है, यानी कि 498 है। अगर हाल ही के सेक्शन की बात करें तो 85, 86 सेक्शन है, जहाँ पर केवल सेक्शंस को चेंज किया गया है। जो कानूनी कार्रवाई थी, जो कानूनी परिभाषा थी, एज इट इज है, तो आपको यहाँ पर डरने की आवश्यकता नहीं है या आपको यहाँ पर कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि जो पुराना आईपीसी चलता था, जहाँ सीआरपीसी चलता था, उसकी जगह नए कानून लागू किए गए। कुछ बदलाव है, हालांकि इतने बदलाव नहीं है। अगर कुछ बदलाव के बारे में अगर आपको जानना है तो आप नीचे दिए हुए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मेरे से बात कर सकते हैं। दोस्तों, और मैं आपको एक इम्पोर्टेंट जानकारी और दे दूं कि अगर आपको मेरे से कोई लीगली एडवाइस लेनी है, अगर आप किसी कानूनी समस्या से जूझ रहे हैं, किसी कानूनी कार्रवाई को लेकर परेशान हो रहे हैं, तो आप नीचे जो मेरे व्हाट्सएप नंबर दिख रहे हैं, आप इन पर जाकर मेरे से अपॉइंटमेंट लेकर आप मेरे से बात आप कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, आपने पहले भी विजिट किया हो और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। साथ के साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि आने वाले लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको नोटिफिकेशन से प्राप्त होती रहे। दोस्तों, अगर वीडियो पर आए हैं तो वीडियो को पूरा देखें। आप अगर वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो हो सकता है कि आपकी जो कानूनी जानकारी है वो कानूनी जानकारी आपको प्राप्त नहीं हो सके। जो इम्पोर्टेंट जानकारी, उस इम्पोर्टेंट जानकारी को, टॉपिक को आप कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो अच्छी लगती है, आपको इस वीडियो से अगर कुछ फ़ायदा अगर आपको मिलता है, कुछ जानकारी अगर आपको मेरी वीडियो से मिलती है, तो आप इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करें, शेयर करें, दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को आप जरूर शेयर करें।
दोस्तों बात कर रहे थे कि दहेज प्रताड़ना अधिनियम की, जहाँ पर किसी पति के द्वारा या पति के घर वालों के द्वारा किसी महिला से, किसी पत्नी से अगर दहेज की डिमांड की जाती है या दहेज के लिए परेशान किया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में मामला चला जाता है दहेज प्रताड़ना अधिनियम के अंतर्गत, जहाँ पर दहेज प्रताड़ना अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति के द्वारा पत्नी से दहेज की डिमांड नहीं की जाएगी या दहेज लाने के लिए परेशान उसको नहीं किया जाएगा। दोस्तों ये मामले, जितने भी मामले होते हैं, अधिकतर मामले झूठे पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो पति के घर वाले होते हैं, जो पति होता है, वह क्वेश्चन के लिए हाई कोर्ट भी चला जाता है। 482 के तहत हाई कोर्ट जाना होता है और वहाँ पर जो एफआईआर दर्ज करवाई गई है उस एफआईआर को क्वेश्चन करवाना होता है। चाहे जो एविडेंस आपके पास है, तो आप उस लोअर कोर्ट के समक्ष में आप उस एफआईआर को यहाँ पर दर्ज करवा सकते हैं और आप एविडेंस को यहाँ पर सबमिट करवा सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर डिस्चार्ज की एप्लीकेशन भी अपने केस के अंतर्गत लगा सकते हैं। अगर ये आरोप आपके ऊपर लगाए गए हैं कि आपके द्वारा दहेज की डिमांड की गई और आपके ससुराल वालों के द्वारा दहेज दिया गया, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों आप अपने ससुराल वालों के ऊपर भी आप उल्टा केस यहाँ पर दर्ज करवा सकते हैं, जहाँ पर दहेज लेना भी अपराध है दोस्तों और दहेज देना भी अपराध है। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा दहेज की डिमांड की गई और ससुराल वालों के द्वारा उस दहेज की डिमांड को पूरा किया गया, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर दहेज देने वाले भी अपराधी माने जाते हैं। यानी कि दहेज की डिमांड करने पर दहेज को देना, यानी कि जो पत्नी के, जब आपकी शादी हुई थी आपके पति से, जब आपके ससुराल वालों के द्वारा जो दहेज दिया गया है उनके द्वारा भी यहाँ पर अपराध किया गया है। बहुत सी बार देखा जाता है कि जहाँ पर 50,000 रुपये का दहेज या दहेज के सामान दिए जाते हैं स्वयं की इच्छा से, वो स्वयं की इच्छा से सामान देने के बाद भी पत्नी के घर वाले, और पत्नी जाकर कोर्ट के समक्ष ये बोल देती है कि मेरे घर वालों के द्वारा 10 लाख रुपए के या 15 लाख रुपए के दहेज के सामान दिए गए, तो ऐसी कंडीशन में मेरे पति के खिलाफ कार्रवाई की जाए या मेरे पति के घर वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो आपके ससुराल वालों के द्वारा जो सामान आपको दिया गया था और जो जिस तरह से बढ़ा चढ़ाकर यहाँ पर सामानों को बताया गया है, तो ऐसी कंडीशन में आप आरटीआई के लिए आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं और आरटीआई के द्वारा आप जो सामान आपको दिए गए हैं आप इनकम टैक्स के अंतर्गत भी मामला दर्ज करवा सकते हैं कि जो सामान मेरे को यहाँ पर मेरे घर ससुराल वालों के द्वारा दिया गया था, क्या उन्होंने इसका इनकम टैक्स पे किया है या नहीं किया। ऐसी कंडीशन दोस्तों यहाँ पर 5 वर्ष तक किसी जगह प्रावधान आ जाता है और इसके साथ साथ जुर्माना भी यहाँ पर उन लोगों के ऊपर लगाया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों जब मेंटेनेंस के केस की बात आती है, जहाँ पर पत्नी के द्वारा तथ्यों को छुपाया जाता है, पत्नी के पास 2 लाख रुपए या 50,000 रुपये, लेकिन वो कोर्ट के समक्ष जाकर ये बोलते हैं कि मैं तो बिल्कुल, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, मेरे पास खाने पीने का भी व्यवस्था नहीं है, और झूठे झूठे आरोप पति के ऊपर लगा दिए जाते, खुद की इनकम को छुपा लिया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों CRPC का सेक्शन 340 के अंतर्गत अगर पत्नी के द्वारा किसी तथ्यों को छुपाया जाता है तो उस पत्नी के खिलाफ आप यहाँ पर कार्रवाई कर सकते हैं। कोर्ट के समक्ष जाकर आप 340 की एप्लीकेशन भी आप यहाँ पर फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कोई महिला के द्वारा जो आपके ऊपर केस किए गए हैं, उन केसों में आप बाइज्जत बरी हो जाते हैं। अपने जुर्म के खिलाफ आप अगर जंग लड़ते हैं तो वो जंग हमेशा सफल रहती है। अगर आपकी कहीं पर गलती नहीं है, बिना वजह आपको परेशान किया गया, बिना वजह आपके ऊपर केस लगाए गए, तो ऐसे कंडीशन में आपके द्वारा जो खर्च किए हुए पैसे हैं, आप उन पैसों को भी अपने पत्नी से ले सकते हैं, पत्नी के घर वालों से ले सकते हैं, अन्यथा आप उस पत्नी को भी आप जेल भेज सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी पत्नी के ऊपर आपने को मानहानि का मामला दर्ज करना होगा। यहाँ पर 2 प्रकार से केस दर्ज किए जाते हैं, सिविल मामला और क्रिमिनल मामला। सिविल मामले के अंतर्गत आप अपनी पत्नी से जो आपके द्वारा पैसे खर्च किए गए हैं, जो आपको मेंटली नुकसान हुआ है, जिस केस की वजह से आपको कहीं कारोबार में नुकसान हुआ है, उस पैसे को आप रिटर्न कर ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पैसे नहीं लेना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन में आप अपनी पत्नी को उन पैसों के एवज में आप जेल भी आप भेज सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जहाँ पर महिलाएं आती है, नई नई शादी होती है, तो वो आने के बाद बूढ़े जो सास ससुर होते हैं, जो पति के माँ बाप होते हैं, उनको परेशान करने लग जाती है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर सीनियर सिटीजन के अंतर्गत मामला दर्ज करवाया जा सकता है। अगर माता पिता की आयु अगर 60 साल से अगर ऊपर की है तो ऐसी कंडीशन में आप पुलिस कंप्लेंट करवा सकते हैं, SP कलेक्टर को भी आप लिख कर दे सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर सीनियर सिटीजन एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज करवाएंगे तो उसकी कार्यवाही 60 दिवस के अंतर्गत होना आवश्यक है। 60 दिवस के अंतर्गत यहाँ पर कार्रवाई कर दी जाती है और यहाँ पर मामले का निस्तारण कर दिया जाता है। इसके लिए यहाँ पर 3 साल तक की सजा का प्रावधान है, साथ के साथ यहाँ पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना भी यहाँ पर लगवाया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर कुछ अनेक जानकारी अगर आपको मेरे से लेनी है या कोई जानकारी अगर कोई रह गई है जो आपके मन में आ रही है, आपको
इन केसों के बारे में सुनकर आपको कैसा लगा, वीडियो आपको कैसी लगी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलेंगे दोस्तों ऐसी जानकारी के साथ फिर से लीगल एडवाइस के लिए। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।